नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारी क्लास चल रही थी 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसका तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। उसका नाम था मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हमें आपको पढ़ाना है पृथ्वी से संबंधित गतियाँ। पृथ्वी से संबंधित गति पढ़ाने से पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ मैं ऑल ओवर एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको भी यहाँ बहुत गहराई और डेप्थ से क्लियर किया जा रहा है, चाहे वो जीसी लियोन हो, चाहे वो माजिद हुसैन हो, चाहे वो अदर किसी अच्छे राइटर्स की बुक हो। टॉपिक को काफ़ी डेप्थ से आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने से पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अर्थ के बारे में। तो दोस्तों, हमें जो पढ़ना होगा वो थोड़ा सा अर्थ पढ़ना होगा। अर्थ, और अर्थ में हमें ये पढ़ना होगा अर्थ क्या है, आकृति कैसी है उसकी, और आकृति कैसी नहीं है ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि कई एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है क्या अर्थ की आकृति गोलाकार है। मेरा कहने का मतलब है आपसे ये पूछा जाएगा, वो गलत ऑप्शन होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अर्थ की आकृति कैसी नहीं है। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, पृथ्वी पर प्रकाश आने का समय, ये भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना होगा वो ये भी पढ़ना होगा कि अर्थ जो है वो कौन कौन सी गतियां करती है, गतियां कौन कौन सी करती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अर्थ है क्या। तो दोस्तों सिंपल है, हमारी जो अर्थ है वो एक सौरमंडल का ग्रह है। मैं सबको पढ़ा चुका हूँ। पृथ्वी क्या है? एक सौरमंडल का ग्रह, जिसका हम दूरी में अध्ययन करें, दूरी तो सूर्य से तीसरी, सूर्य से तीसरा डिस्टेंस में। और जब डिस्टेंस इसकी देखोगे तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं में इसकी आकृति की बात करूं दोस्तों तो लदवज गोलाकार इसकी आकृति होती है। इसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में जियोड भी बोलते हैं, जियो इंग्लिश में। हिंदी में वहीं से दोस्तों भू आप कहते हैं, भूआ, ये हिंदी है। यही मैं दोस्तों बात करूं आपसे तो अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम अर्थ को क्या बोला जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है पारिस्थितिकी के अनुसार यदि हम अर्थ की बात करें, पारिस्थितिकी के अनुसार अर्थ क्या है, पारिस्थितिकी के अनुसार तब इसे दोस्तों ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट, प्लैनेट शब्द मैंने आपको बता ही दिया था। ये प्लैनेट जो शब्द है जिसे हम प्लैनेटाई बोलते हैं, प्लैनेट, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें वो ये है अर्थ क्या नहीं है। जैसे आपसे पूछने लग जाएगा अर्थ परिशुद्ध गोला है, परिशुद्ध
गोला है तो आपको ये काट देना, नहीं है प्रस्तुत गोला। क्या दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त भी अर्थ दीर्घवृत्त भी नहीं है। तो क्या फिर कैसी है अर्थ? गोलाकार नहीं है, मतलब गोला लिख दो या गोलाकार लिख दो, फिर अर्थ दीर्घवृत्त भी नहीं है। वही मैं आपसे बात करूं, क्या नारंगी आकार की है तो नारंगी आकार की भी नहीं है, मतलब नारंगी आकार की भी नहीं है। अमरूद आकार की है, अमरूद आकार की भी नहीं है। तो क्या प्यारनुमा है? प्यारनुमा आकार, तो दोस्तों प्यारनुमा आकार भी नहीं। तो ये कई क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा ध्यान होता है कि हम इन पर विशेष फोकस करें, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों वो नेगेटिव मार्किंग के साथ 1.33 क्वेश्चन को हमसे ले जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। एक दार्शनिक थे अरस्तु और एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। अरस्तु और पाइथागोरस ने ये बोला था, अरस्तु ने ये बोला था पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये ठीक क्वेश्चन है और ये आईएएस 2001 में भी आया है, आईएएस 2001 में पूछ लिया भी गया है कि किसके अनुसार पृथ्वी किसके अनुसार गोलाकार है। तो उसका जवाब था दोस्तों अरस्तु। गोलाकार एक और गणितज्ञ थे, आप सब लोग जानते हो, जिनका नाम था पाइथागोरस, जिनकी प्रमेय भी है पाइथागोरस ने भी बोला था पृथ्वी गोलाकार है। दोस्तों ये काफी समय पहले बोला था, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट वगैरह भी नहीं थे, जिससे हम आसानी से बता पाते जो अर्थ है वो गोलाकार नहीं है। इनका एक लेख था उसमें बोला था, और इनकी एक बुक थी, अरस्तु की बुक पुस्तक थी ऑन द हेवंस, ऑन द हेवंस, ऑन द हेवंस में इन्होंने स्पष्ट किया था। तो आपसे कभी कभी बुक भी पूछ ली जाती है कि अरस्तु की कौन सी बुक थी जिसमें इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बोला है। लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो पृथ्वी क्या है, एक लंबवत गोला है जो ध्रुवों पर क्या है, सपाट है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो। और दोस्तों विषुवत रेखा पर जो अर्थ है वो बल्ज है, बल्ज मतलब उभार। इसका मैक्सिमम जो उभार आपको मिलेगा वो विषुवत रेखा पर देखने को मिलेगा। तो एक स्टेटमेंट में आपको और बताता हूं दोस्तों कि हमारी अर्थ है उसे हम अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में देखें, यदि हम उसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में देखें तो दोस्तों इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ क्या है, अर्थ एक लैंड है, मतलब भूमि। अर्थ क्या है, एक भूमि है जो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर से बनी हुई है। ये तीनों लेयर अलग अलग धातु एवं उप धातुओं से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसे हम आगे आपको बताएंगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तो वहां आपको बारी बारी से बताया जाएगा
कि क्रस्ट अर्थ की कितनी गहराई तक का भाग होता है, मेंटल कितनी का होता है और कोर कितनी का होता है। क्रस्ट में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, मेंटल में कौन सी पाई जाती है और कोर में कौन सी पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। यदि मैं इसकी गतियों की बात करूं तो दोस्तों 3 गतियां होती हैं, जिन्हें भी अगले ही पॉइंट में हम आपको बताएंगे। तो 3 गतियां, वो 3 गतियां कौन कौन सी होती हैं। यदि मैं इसके बाद अगर आपसे बात करूं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो आता है वो 499 समथिंग सेकंड लेता है, मतलब 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड, प्रकाश आने में 499 सेकंड। इसे चाहो तो बोल सकते हो 8 मिनट और 19, इतना समय लेता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में। तो 8 मिनट 19 सेकंड मतलब 499 सेकंड। इसी में थोड़ी सी अगर हम बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट थे जो बेहद पूछे जाते हैं और ये आपको याद करने ही होंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूं। अर्थ जो है वो ध्रुवों पर सपाट और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। मान के चलता हूं मैं, अर्थ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। मान लेते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये यहां क्या है, बल्ज, यहां फ्लैट मतलब सपाट, यहां उभार है इसमें। तो हम दोस्तों बात करें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो बीच की त्रिज्या मान लो या दूरी मान लो, वो ये 12,714 किलोमीटर होती है। और दोस्तों ये 12,757 किलोमीटर होती है। मैं बोल सकता हूं दोस्तों, दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो 43 किलोमीटर समथिंग होता है। 43 किलोमीटर समथिंग होता है। यदि आपसे पृथ्वी का व्यास पूछता है, आपसे यदि पूछने लग जाए कि पृथ्वी का व्यास क्या होता है, तब आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों, पृथ्वी का जो व्यास होता है वो औसतन जो व्यास होता है पृथ्वी का वो 12,756 किलोमीटर होता है। एवरेज यदि हम आपसे बात करें तो आपको बताना होगा कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी उभार है, मतलब बल्ज है, ध्रुवों पर सपाट है। तो ये दोस्तों अर्थ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी गतियों के बारे में, तो दोस्तों अर्थ की 3 प्रकार की गति देखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ, नॉर्मल किताबों में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नहीं होगा, यूट्यूब पर तो आपको उत्तर देखने को मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ एक पढ़ा रखे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी डिटेल टॉपिक होगा। पहली जो गति होती है अर्थ की दोस्तों, वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल मोशन, हिंदी में बोल सकते हो खगोलीय गति। नेक्स्ट जो होगी दोस्तों वो होगी जियोलॉजिकल मोशन, इसी को बोला जाता है दोस्तों भूगर्भिक गति। नेक्स्ट जो होगी वो जियोग्राफिकल मोशन होगी, इसे बोल सकते हो भौगोलिक गति।
जिसमें जो आज हमारा टॉपिक होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन के बारे में होगा। इसमें हम दोस्तों 3 गति पढ़ेंगे। सामान्यतः 2 लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको आज 3 गतियां पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल हटके होगा और बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। पहली जो होगी दोस्तों वो रोटेशन होगी, या इसे एक्सल रोटेशन बोल सकते हो, मतलब घूर्णन या अक्षीय गति, एक्सल मोशन या रोटेशन, अक्षीय घूर्णन या अक्षीय गति। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण गति। तीसरी जो पढ़ेंगे ये बिल्कुल हटके है दोस्तों, वो प्रीसेशन पढ़ेंगे। प्रीसेशन को जो हिंदी में बोलते हैं वो अग्रगति या अग्रगमन कह सकते हो, अग्रगमन। ये हमारा मेन टॉपिक होगा दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि जो मोशन होती है वो 3 टाइप होती है। पहली जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन होती है, दूसरी जियोलॉजिकल मोशन होती है, और तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है ज्योग्राफिकल मोशन। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आराम से समझा के निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका जो डीपली पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो अकॉर्डिंग टू बुक्स एस्ट्रोनॉमिकल मोशन को स्टडी कराना अनिवार्य है। तो अगर हम जियोलॉजिकल मोशन के भी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो गति होती है दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां होती हैं उनको नियंत्रित करती हैं। आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करती है। मेरा कहने का मतलब है, जहां हम भूगोल की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर 3 पार्ट पड़ती हैं दोस्तों। एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक क्रोर। ये तीनों की एक निश्चित लेयर होती है अर्थ में। मान के चलिए मेरा ये ग्लोब है, इस ग्लोब में लगभग 35 किलोमीटर गहराई तक जाऊं तो उस भाग को क्रस्ट बोलते हैं। वहीं मैं 35 से और अंदर गहराई में जाता हूं और लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है, तो मेरा मेंटल भाग होता है। इसी में अंदर यदि मैं 2900 से 6371 किलोमीटर जाता हूं तब उसे हम क्रोड बोलते हैं। तो ये आपस में लेयर जो है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। हमारी अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, तो साथ में इसके अंदर जो क्रस्ट मेंटल क्रोड है वो भी क्या कर रहे होंगे, वो भी गति कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो क्रस्ट है अर्थ के अंदर, इसकी गति के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। गति के कारण घर्षण जनरेट होता है, फ्रैक्शनल उत्पन्न होता है। अब उस घर्षण की वजह से एक ऊर्जा जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जनरेट एनर्जी वो होती है जियो थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय ऊर्जा, ये क्रस्ट क्रिएट करता है। इस भूतापीय ऊर्जा का आज बड़े पैमाने पर हमारे साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, जिससे हम अर्थ के क्रस्ट की जो स्टडी होती है उसे बड़े आसानी से कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेंटल और क्रोड के बीच डिफरेंशियल मोशन होता है। डिफरेंशियल मोशन होता है। और दोस्तों मैं आपको साफ कर दूं, जो हमारा कोर है क्रोड, इसमें आयरन और निकेल दोनों की क्या होती है, अधिकता होती है। और दोनों ही मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, चुंबकीय गुण होता है।
तो एक तो डिफरेंशियल मोशन की वजह से, सेकंड क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक, तो क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक एंड डिफरेंशियल मोशन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या जियोमैग्नेटिक एनर्जी यहाँ जो जनरेट होती है दोस्तों, उत्पन्न जो होती है वो होती है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा या बोल सकते हैं मैग्नेटिक ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही चुंबकीय ऊर्जा मेंटल और फ्लोट के अंदर हमारे जो इस मैग्नेटिक एनर्जी से जो हम स्टडी करते हैं, ये जो काम आती है, ये स्टडी करने की काम आती है दोस्तों। एक तो आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे हम उसे डिटेल में पढ़ाएंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा एनवायरनमेंट का तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस और एक होता है अरोरा बोरियलिस। मतलब इसे बोलते हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से संबंधित है, दक्षिणी ध्रुव, और ये होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं ध्रुव के बारे में। एक तो सामान्य ध्रुव होता है अर्थ का, एक तो सामान्य ध्रुव होता है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। एक दोस्तों चुंबकीय ध्रुव होते हैं इनके, जैसे कनाडा से सीधे इसके विपरीत निकालेंगे हम तो लगभग अंटार्कटिका पर जाकर के, तो ये तो इसका उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होता है और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। ये भारत के थुम्बा के पास से होकर के भी जा रही है, इसकी जो डायरेक्शन जा रही है अक्ष की, ये भारत के थुम्बा के पास से होकर भी जा रही है। तो एक तो सामान्य ध्रुव होते हैं और एक मैग्नेटिक पोल होते हैं। मैग्नेटिक पोल जो क्रिएट होते हैं वो क्रोड के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है, तो उनमें इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मैटर रिलेटेड टू एनर्जी फॉर्म, जैसे अगर हम बात करें आयरन, निकेल, मैंने पहले ही बताई थी, उनकी वजह से उनका जब लिक्विड फॉर्म होता है और वो रोटेशन करता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पिछली चर्चा में भी रहा था कि हमारा चुंबकीय ध्रुव जो है लगभग 52 किलोमीटर पर ईयर की गति से खिसक रहा है और ये किस ओर जा रहा है, अपने स्थान से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये जा रहा है दोस्तों रसिया की ओर। यदि मैं आपको बता दूं तो ये हमारा ये कनाडा के पास जो ध्रुव है यहाँ, ये ध्रुव दोस्तों खिसक के कहाँ जा रहा है, साइबेरियन की ओर। साइबेरियन मतलब रसिया की ओर, ये रसिया की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है दोस्तों खिसक के। तो ये 52 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पर ईयर की स्पीड से कहाँ खिसक रहा है, ये रसिया की ओर खिसक रहा है। घंटा ये ईयर में कंफ्यूजन तो उसे देख लेना दोस्तों एक बार, लेकिन मेरे अनुमान से तो ये 52 किलोमीटर पर ईयर भी उससे रसिया साइबेरियन की ओर खिसक रहा है। तो हमने दोस्तों इसमें पढ़ा जो भूगर्भिक गति के बारे में, भूगर्भिक गति क्यों जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भौगोलिक गति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक गति के बारे में पढ़ते हैं। हमें जो भौगोलिक गति में ज्योग्राफिकल गति में पढ़ना है, यहाँ भी ठीक पर फोकस करना है। क्रस्ट होता है दोस्तों, मेंटल होता है और एक कोर होता है। तो आपको जब आप ज्योग्राफिकल मोशन पढ़ते हैं तो ये मेंटल और कोर को क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ मुख्य फोकस होगा, मेनली फोकस जो होगा वो क्रस्ट होगा। क्रस्ट मतलब भूपटल कह सकते हो इसे, क्रस्ट को हम दोस्तों भूपटल भी कह सकते हैं।
तो क्रस्ट में अगर हम बात करें तो आगे जाके भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्रस्ट हमारी अर्थ के अंदर का, क्रस्ट हमारी अर्थ के अंदर का दोस्तों, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इंडिया है, ऑल ओवर की सॉरी दोस्तों, ऑल ओवर की बात कर रहा हूं मैं। तो 35 किलोमीटर अंदर का भाग क्रस्ट कहलाता है, जिसमें दोस्तों कुछ स्थल होते हैं, कुछ समुद्र होता है। तो एक तो स्थलीय क्रस्ट होता है और एक महासागरीय क्रस्ट होता है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो क्रस्ट होता है, इस क्रस्ट में एक शब्द और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, प्लेट। यही मैं एक शब्द में आपको क्लियर कर देता हूँ, प्लेट। प्लेट ये आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अर्थ की 100 किलोमीटर मोटाई या गहराई, 100 किलोमीटर मोटाई या गहराई वाले भाग को हम प्लेट कहते हैं। इसके नीचे दोस्तों एक क्षेत्र आता है जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। या हम इसे बोल सकते हैं ध्रुव मंडल। तो अर्थ के 100 किलोमीटर अंदर जब हम जाते हैं तो एक क्षेत्र पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब ध्रुव मंडल। ध्रुव मंडल इसीलिए कहा गया है कि दोस्तों 100 किलोमीटर नीचे, प्लेट से जस्ट नीचे, मटेरियल की फॉर्म में चेंज आता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या है, पदार्थ थोड़ा सा सेमी लिक्विड होगा, मतलब अर्ध तरल। हमारा जो क्रस्ट है पूरा दोस्तों वो ठोस है, जिसमें सिलिका है, एल्युमिनियम है, कुछ हद तक आयरन भी है, या अन्य मेटल एंड सब मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म में पाई जाती है सब्सटेंस। लेकिन जब क्रस्ट ठोस है, क्रस्ट टोटली क्या है, ठोस है। लेकिन हम अगर ध्रुव मंडल की बात करें तो यहाँ सेमी लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा। सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल। क्या बोल सकते हो, जैसे कीचड़ देखा है आपने, तो कुछ कीचड़ टाइप मिलेगा यहाँ। तो उस ध्रुव मंडल पर जो प्लेटें हैं, जिसे मैं प्लेट बोल रहा हूँ, वो प्लेटें मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं। ये माना जाता है दोस्तों, लगभग अभी जो रिसर्च हुई है उसमें 27 समथिंग प्लेटों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है, जिनमें से 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्लेट के बारे में प्लेट मैंने बताया है 100 किलोमीटर गहराई वाला क्षेत्र होता है। तो प्लेट मतलब जैसे ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है दोस्तों, एशियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो कुछ जैसे पर प्रशांत प्लेट, ऐसे कुछ अंटार्कटिका प्लेट दोस्तों। तो ये 7 प्लेटें छोटी हैं और कुछ बड़ी प्लेटें हैं, और कुछ दर्जनों प्लेटें क्या हैं, छोटी हैं। जैसे नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, ग्रीनलैंड प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं दोस्तों। तो यही प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मूव कर रही है। एक दूसरे से मूव कहने का मतलब मेरा, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ये इधर और ये इधर। कुछ प्लेटें जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ प्लेटें जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ, एक भ्रंश बना हुआ है, तो कुछ प्लेटें वर्टिकल फॉर्म में लंबवत रूप से, मैं आपको बता देता हूँ। तो एस्थेनोस्फीयर पर प्लेट क्या कर रही है, प्लेट मूव कर रही है, प्लेट गतिमान है। ये जो मैंने तरह तरह की आपको प्लेटें बताई हैं, इन सभी प्लेटों की गति, दशा और दिशा, मतलब मूव करने की दिशा, ये तीनों ही डिफरेंट होंगी, तीनों ही आपस में अलग अलग होंगी, मेरा कहने का मतलब, कोई प्लेट मान लो एक ये प्लेट है, एक दूसरे से दूर हट रही है, कोई प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है, ये तो दोनों क्षैतिज हो गई। तो ये कुछ प्लेटें इस तरीके से वर्टिकल इस तरीके से मूव कर रही हैं,
तब ये प्लेटें मूव करेंगी दोस्तों, तो इनके मूव की वजह से स्टडी की जाती है, प्लेटों के गतिमान की जो स्टडी की जाती है। अब गतिमान है तो गति तो है, पहले अर्थ के अंदर है, ठीक है, ज्योग्राफी के फॉर्म में है। सॉरी दोस्तों, ये मार्क का इन्फेक्शन करता है। तो ये जो स्टडी है वो स्टडी की जाती है ज्योग्राफिकल मोशन की जियोफिजिक्स में, जियोफिजिक्स, और इस स्टडी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, या इसे हिंदी में बोल सकते हो प्लेट विवर्तनिकी, और इसे बोलते हैं भूभौतिकी। तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि ज्योग्राफिकल मोशन में हम ओनली पढ़ेंगे क्रस्ट के मूव होने के बारे में, क्योंकि जब प्लेटें गतिमान होती हैं तो उन पर दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स तो जब प्लेटें दोस्तों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मेरा कहने का मतलब लंबवत, इस तरीके से गतिमान करती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्रेशनल क्रिएट होता है, कंप्रेशनल क्रिएट होता है जब प्लेटें इस तरीके से मूव करते हैं, तो दबाव क्रिएट होता है। वो कंप्रेशनल जो क्रिएट होता है वो एपिरोजेनिक फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। वहीं अगर बात करें आपसे क्षैतिज जो मूवमेंट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर भी हटेंगी और एक दूसरे की ओर भी आएंगी। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है एक तो दोस्तों इस तरीके से एक दूसरे की ओर प्लेटें आ रही होंगी और एक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो ये होता है दोनों ही फॉर्म में। एक तो दबावमूलक भी हो सकता है, जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो दबावमूलक हो सकता है, और एक दूसरे से दूर जा रही खिंचाव हो रहा है, ये तनाव मूलक भी, मतलब कंप्रेशनल और ये टेंशन। ये जो क्रिएट होता है वो बल होता है दोस्तों ओरोजेनिक फोर्स। तो हमें ये जो स्टडी करनी थी वो भौगोलिक गति के बारे में करनी थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों वो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन है, और एस्ट्रोनॉमिकल मोशन में जो हम आज पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था 3 मोशन पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो रोटेशन होगा, या एक्सियल रोटेशन बोल सकते हो, एक्सियल रोटेशन मतलब घूर्णन गति या अच्छी घूर्णन गति। दूसरा रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन मोशन, और तीसरा प्रीसेशन पढ़ेंगे, प्रीसेशन अग्रगति या अग्रगमन। आज जो हम टॉपिक अपना क्लियर करेंगे वो घूर्णन गति करेंगे, जिसे बड़ी ही विस्तार और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा ही नहीं है कि ऊपर से पढ़ना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करवाना है आपको। उसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन तो आप हर एक एग्जाम के, चाहे वो चपरासी का एग्जाम हो और चाहे वो आईएएस वाला एग्जाम हो या किसी अन्य जैसे जियोलॉजिस्ट का एग्जाम है, ठीक है, नेट जीआरएफ का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, ये एग्जाम बड़े ही आसानी से कोई भी आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। तो हम जो पढ़ेंगे दोस्तों इसमें गति में, तो ये 3 तरह की गति होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और आज हम पढ़ेंगे रोटेशन मतलब घूर्णन गति। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, घूर्णन गति जो हमारी पृथ्वी 3 तरीके से गति कर रही है। एक तो मैंने बताया था आपको कि हमारी पृथ्वी जो गति कर रही है
वो घूर्णन गति कर रही है, मतलब अपने ही अक्ष पर। इसे एक्सियल जो रोटेशन बोलते हैं, तो एक्सियल रोटेशन इसीलिए बोलते हैं, एक्सियल मतलब अक्षीय। तो दोस्तों ये अपने अक्ष पर इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से, मतलब पश्चिम से पूर्व मूव कर रही है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम से पूर्व कर रही है, और दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। यह मान लो यहां से शुरू हुई और यहां से शुरू होकर के एक अच्छी गति पूरी करने में 24 आवर का समय लेती है लगभग। वैसे एक सोलर डे भी बोलते हैं कि पृथ्वी अपनी अच्छी गति पूरा करने में एक सोलर डे भी लेती है, या हम इसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट यदि आप बात करोगे तो 23 एग्जैक्ट यदि आप बात करोगे तो 23 घंटे 49 मिनट और 48 सेकंड समथिंग, सॉरी 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 48 सेकंड, कहीं कहीं किताबों में इसे 46 सेकंड भी दे रखा है, ये एग्जैक्ट इसकी वो होगी। तो दोस्तों ये कितना टाइम लेती है, लगभग 24 आवर्स या एक सोलर डे, या हम इसे बोलते हैं एक पृथ्वी दिन। एक पृथ्वी दिन में अर्थ अपनी घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट यदि हम आपसे बात करें तो दोस्तों मैंने ये बताया था मतलब ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं ध्रुवों की ओर, तो अक्षांश जो होते हैं उन अक्षांशों की लंबाई में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे उभरा हुआ भाग विषुवत रेखी है, यहाँ सबसे बड़ा वृत्त होगा और मुझे 24 घंटे में वो दूरी पूरी करनी है। तो यहाँ मेरा क्या होगा, तो यहाँ तेज से चल रहा होगा, जैसे जैसे अक्षीय लंबाई कम होती चली जाएगी, अक्षीय लंबाई कम होगी तो यहाँ गति ज्यादा होगी। जब अक्षीय लंबाई यहाँ कम होगी, वृत्त छोटा होगा, तो 24 घंटे में ही वो दूरी पूरी करनी पड़ रही है हमको, तो उसमें समय कम लिया जाएगा। और हम ऊपर आएंगे तो डिस्टेंस और कम हो जाएगी दोस्तों। जब 90 डिग्री पर आएंगे तो वो डिस्टेंस वो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं वैसे वैसे अक्षांश लंबाई कम होती चली जाती है। अक्षांश लंबाई कम होने की वजह से अक्षांश दूरी कम होती है, लेकिन समय 24 घंटा ही होता है एक चक्कर लगाने में घूर्णन गति में। इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो अक्षीय गति में भी कमी देखने को मिलती है, घूर्णन गति में भी कमी देखने को मिलती है। और यह जब हम 90 डिग्री बिंदु पर आते हैं तब ये 0 हो जाती है। तो दोस्तों हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर जो अच्छी गति होती है पृथ्वी की वो लगभग 1690 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं किताबों में या छोटे छोटे एग्जामों में 1670 किलोमीटर भी दे रखा है, तो वहां भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हम 0 से 60 डिग्री अक्षांश पर आते हैं तो ये गति घटकर आधी रह जाती है, 20% लेस हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यही गति 845 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। वहीं अगर हम 90 डिग्री बिंदु पर बात करें तो दोस्तों ये 0 हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब विषुवत रेखा से जैसे ही हम ऊपर की ओर आते हैं तो ये गति क्या होती है, ये गति कम होती चली जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों आखिरकार ये गति उत्पन्न कहाँ पे होती है, क्या कारण है इस गति का उत्पन्न होने का, क्यों करती है पृथ्वी ये अच्छी गति। तो दोस्तों अच्छे झुकाव की वजह से पृथ्वी का जो अच्छे झुकाव है, देखो हम ये इस तरीके से देखें तो ये पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है, ये कोई भी झुकाव नहीं है पृथ्वी का, बिल्कुल सीधी है। लेकिन हमारी पृथ्वी कैसी है, ये देखिए, ये देखो ये इस तरीके से झुकी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये अक्ष से 23.5 डिग्री और कक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये अर्थ है और ये अर्थ कुछ इस तरीके से झुकी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये 0 डिग्री लाइन है, तो देखना ये अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो ये क्या है, कक्षा है, मतलब अक्षांश। तो कक्षा मतलब इस तरीके से घूमना, ये कुछ इस तरीके से ही तो मूव करेंगे, तो ये इस तरीके से घूमना, ये कक्षा है। तो यहाँ से जो झुकाव होगा वो 66.5 डिग्री होगा, ये कक्षीय झुकाव होता है। क्या होता है दोस्तों, ये कक्षीय झुकाव, और इसे बोलते हैं दोस्तों कक्ष तल। ये अक्षीय झुकाव होता है, अक्षीय झुकाव। यदि मैं ये सीधी कोई रेखा खींच दूं तो ये जो झुकाव होगा ये 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये जो अक्षीय झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है पृथ्वी का, और ये कक्षीय झुकाव होता है दोस्तों वो 66.5 डिग्री होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे जैसे
पृथ्वी का अक्षीय झुकाव बदलता है, वैसे वैसे कक्षीय झुकाव भी चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में सवाल पूछ ले जाते हैं कि यदि हम पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को 23 डिग्री से 30 डिग्री कर दें तो उसके कक्षीय झुकाव में क्या परिवर्तन होगा। जैसे इसे 23 डिग्री से हम 30 डिग्री कर देते हैं तो दोस्तों ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये जो देख रहे हैं ये कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। इसमें से हमने कक्षीय झुकाव को बदलकर कितना कर दिया, 30 कर दिया, तो 90 माइनस 30 तो बचेगा कितना, 60। तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, कक्षीय झुकाव हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि अक्षीय झुकाव को बदल दिया जाए तो कक्षीय झुकाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपको ये जरूर बताना, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ जाता है कि कक्षीय झुकाव बदलने पर निश्चित रूप से पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हमें आपको यहाँ पढ़ाना है तो वो ये पढ़ाना है कि रोटेशन क्या है पृथ्वी का। नॉर्मली लगभग सभी ग्रह अपनी ही अक्ष पर रोटेशन करते हैं, वैसे ही पृथ्वी करती है। तो रोटेशन हम बोल सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना क्या कहलाता है, अक्षीय गति कहलाती है या घूर्णन गति कहलाती है। यही अगर 0 डिग्री पे बात करें, 0 डिग्री अक्षांश पर या विषुवत रेखा पर, तो ये लगभग 1690 या कहीं कहीं 1670 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसी में 60 डिग्री अक्षांश पर बात करूं दोस्तों तो यही 845 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यही मैंने आपको बताया था 90 डिग्री बिंदु पर या अक्षांश पर अगर बात करें तो ये कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका कम होने का कारण हमने आपको बताया था दोस्तों कि विषुवत रेखा से, कारण क्या है ये कम हो रही है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय दूरी कम होती है, इसीलिए घूर्णन गति भी कम होती है। ये इसका मेन कारण हम लोगों ने आपको बताया था। नेक्स्ट हमें जो इसमें समझना होगा दोस्तों वो ये समझना होगा कि जो घूर्णन गति होती है उसकी दिशा क्या होती है। जो घूर्णन गति होती है उसकी दिशा क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन। तो इसकी दिशा होती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे दोस्तों एक तो ये होगी और एक ये होगी, तो ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो दोस्तों ये जो है ये घड़ी इस तरीके से चलती है, ये क्लॉकवाइज है और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो घड़ी के विपरीत। तो मैंने बताया था हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से गति नहीं करती, वो कैसे गति करती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज कौन गति करती है, पृथ्वी गति करती है। वही अगर मैं इसके प्रभाव के बारे में देखूं दोस्तों कि इस घूर्णन गति का प्रभाव क्या होता है, तो इसका प्रभाव जो होता है दोस्तों वो होता है तो इसका प्रभाव होता है देर रात का होना। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि देर रात का छोटा और बड़ा होना क्या घूर्णन गति का कारण है, तो उसे आप गलत करोगे, क्योंकि दिन रात का बनना घूर्णन गति का कारण है, लेकिन दिन रात का छोटा और बड़ा होना इसका कारण नहीं है। छोटा बड़ा ये इसका कारण नहीं है, इसे हम आगे पढ़ाएंगे, ये परिभ्रमण गति का कारण है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या होता है क्वेश्चन में दिन रात आ गया, आप घूर्णन गति निशान लगा के आ रहे हैं, लेकिन दिन रात का होना घूर्णन गति का कारण है और दिन रात का छोटा और बड़ा होना घूर्णन गति का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट कारण है वो सूर्योदय या उषा काल कहते हैं इसे, या सूर्यास्त
जिसे सायंकाल कहते हैं, मध्याह्न जिसे दोस्तों दोपहर कहते हैं, या रात का होना, आधी रात कहते हो या रात, आधी रात। ये सब घटना किसकी वजह से होती है? घूर्णन गति की वजह से होती है। ये सब जो घटना होती है घूर्णन गति की वजह से होती है। एक होता है दोस्तों कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस प्रभाव, इसे आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। कोरियोलिस प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों ये जो पृथ्वी है हमारी वो घूर्णन गति कर रही है, तो इससे जो हवाएं होती हैं, हवाएं और जल धाराएं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते गति कम होने की वजह से ये हवा और जो जल धाराएं वो कम गति की ओर मूव कर जाती हैं। तो जैसे अब चलेंगे तो इस तरीके से मूव कर रही है, वैसे ही नीचे अगर उत्तरी गोलार्ध में ये दोस्तों दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन बाईं ओर होती है। किनकी डायरेक्शन? कोरियोलिस प्रभाव की वजह से। इसी को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं, जो दिशा मोड़ रहा है जल धाराओं की और हवाओं की दिशा में मोड़ रहा है। कौन मोड़ रहा है? कोरियोलिस प्रभाव। ये क्या करता है? जल धाराओं और हवाओं, मतलब पढ़ने बोल सकते हो, या हवाओं की दिशा परिवर्तित करता है, दिशा परिवर्तित करता है। अब ये दिशा कैसे परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं हवाओं और जलधाराओं की गति को परिवर्तित करता है। ये किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्षा की पद्धति में परिवर्तन होता है। वर्षा पद्धति विस्थापित होती है इससे, या परिवर्तित कहते हैं, इसे मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों मान के चलिए हम ये मानते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां दाब कम होता है। दाब कम होने की वजह से समुद्र की जो हवाएं होती हैं उस कम दाब की ओर मूव कर जाती हैं। जैसे मान के चलिए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पढ़ते हैं, जिसे मानसून को बताएंगे, तो यहाँ जब जून के उसमें कर्क रेखा में सूर्य लंबवत होता है तो काफी टेम्परेचर होता है भारत में। तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इस भारत की अपेक्षा कम होगा तो यहाँ दाब ज्यादा होगा, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं क्या कर जाती हैं? मूव कर जाती हैं। ये जब समुद्री हवाएं होती हैं तो अपने साथ पानी लाएंगी और भारत के क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं। यही जब अब यहाँ सूर्य है तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अब यही जब घूर्णन गति होगी और घूर्णन गति होगी, अब सूर्य कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, तो फिर यहाँ वर्षा होगी। सूर्य कहाँ होगा? अब यहाँ होगा। अगर सूर्य तो वहीं रहेगा लेकिन गति के कारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा, तो जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वर्षा के पैटर्न में भी वहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ दोस्तों इसी में, तो प्लेट विवर्तनी, जो मैं भी बता ही चुका था, प्लेट विवर्तन की गतिविधि भी इसकी वजह से होती है। प्लेट विधि मतलब ये घूर्णन कर रही है पृथ्वी और इसके अंदर 100 किलोमीटर जो मोटाई की प्लेट है ये घूर्णन कर रही है। तो जो 100 किलोमीटर मोटाई की प्लेट है, इस घूर्णन की वजह से उसकी गति भी क्या होती है? प्रभावित होती है। मतलब वो गति भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है, हम बोल सकते हैं, लेकिन आंशिक, पार्शियली इंपैक्ट पड़ता है इस पर, पार्शियली इंपैक्ट मतलब बहुत कम, आंशिक प्रभाव पड़ता है इस पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो जो घूर्णन की वजह से ही ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है, या बोल सकते हैं ज्वार भाटे में भी कहीं ना कहीं ये सहायक होती है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, हमने बोली देर रात का होना, लेकिन देर रात का बड़ा और छोटा होना ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। फिर हवाओं की दिशा को चेंज करता है, वर्षा की पद्धति को चेंज करता है, जलधाराओं की दिशा को परिवर्तित करता है ये। और ये दोस्तों ज्वारीय तरंगों को उत्पन्न करता है, और ज्वारीय तरंगों की वजह से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी है मान के चलिए, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से पृथ्वी के पानी को क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो जिससे क्या हो जाता है, और जैसे जैसे पृथ्वी चेंज होती है, अब आज यहाँ ज्वार भाटे आ रहे हैं, पृथ्वी मान लो गति कर रही है तो कल यहाँ आएंगे। तो जहाँ चंद्रमा सामने होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से पानी ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है।
तो दोस्तों मैं आपको अगर ये बता दूं कि घूर्णन गति जो होती है वो कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। और इसका मैंने आपको इम्पैक्ट भी बता दिया, इसका झुकाव भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जो पृथ्वी होती है, मान लो पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूम रही होती तो क्या होता? पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूम रही होती तो क्या होता? पहला क्वेश्चन मेरा ये उठता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा जो उठता है आपसे वो ये उठता है कि यदि पृथ्वी पर कोई झुकाव नहीं होता, पृथ्वी पर कोई झुकाव नहीं होता तो क्या होता? पहला एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दो क्वेश्चन है। एक, पृथ्वी अपनी धुरी पर न घूमती। दूसरा, पृथ्वी में झुकाव ना होता तो क्या होता? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूम रही होती तो ये सन है, पृथ्वी नहीं घूम रही तो इसका मतलब सन का प्रकाश पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा पड़ता और एक भाग हमेशा पृथ्वी का क्या रहता? अंधेरे में रहता। मेरा कहने का मतलब ये घूम रही है तो ये हमेशा प्रकाश कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, और ये पीछे वाला भाग इसका क्या हो जाएगा? हमेशा अंधेरे में रहेगा। दूसरी बात, झुकाव नहीं होता, तो झुकाव नहीं होता, ये झुकाव नहीं होता पृथ्वी का, तब ये कैसी होती? ऐसी होती। इसका मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश फिर हर एक जगह एक समान होता। मेरा कहने का मतलब अगर ऊपरी भाग में कम पड़ता है तो हमेशा उतना ही रहता, मतलब अंशांशीय जो क्षेत्र का वितरण है प्रकाश का वो एक समान होता। यहाँ जितना लंबवत पड़ रहा है उतना ही रहता, जहाँ जितना पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब झुकाव से इसका जो पर यूनिट जो लाइट होती है या टेम्परेचर होता है रेडिएशन के थ्रू, वो क्या होता? परिवर्तित नहीं होता, इक्वल होता। अभी क्या होता है? झुकाव की वजह से वो क्या होता है? रोशनी जो होती है वो परिवर्तित होती है, और जब ये झुकाव दोस्तों परिवर्तित नहीं होता तो फिर कोई मौसम नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब यहाँ जैसा विश्व तरीका पर मौसम वैसा ही रहता, ऊपर जैसा है वैसा ही रहता। जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वहाँ का मौसम एक जैसा होता, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ का मौसम एक जैसा होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर झुकाव नहीं होता तो मौसम परिवर्तित भी नहीं होते, भिन्न भिन्न तरीके के मौसम नहीं होते, लगभग एक समान मौसम होते। जहाँ प्रकाश ज़्यादा है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती, जहाँ प्रकाश कम है वहाँ गर्मी थोड़ी कम होती है, जहाँ प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँचता वहाँ गर्मी और भी कम होती। जैसे दिन रात के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सूर्य है, ये सन है, ये सन है। तो दोस्तों मान के चलिए ये सन है, तो इसकी विषुवत रेखा पर जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही हैं, इससे ऊपर ये तिरछी और हो रही है और इससे ऊपर और भी तिरछी हो रही है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं वहाँ दिन की अवधि ज़्यादा होगी, जहाँ किरणें तिरछी पड़ रही है वहाँ दिन की अवधि और कम हो जाएगी, और जहाँ किरणें बहुत कम पड़ रही हैं वहाँ दिन की अवधि और ही कम हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि ध्रुवों पर लगभग 2 या 3 महीने दिन होते हैं। ध्रुवों पर लगभग 2 या 3 माह के लिए क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है, मतलब दिन का मतलब सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसी को मैं बता देता हूँ आपको। वो ये है जैसे ये सन है, ये अर्थ है और ये सन है। देखो ये यहाँ जो इसका प्रकाश पड़ रहा है ये इतने क्षेत्र को उकसा नहीं, तब ये तिरछा होता है दोस्तों। तो कुछ ये इस तरीके से होता है और कुछ तिरछा होता है, तो ये इस तरीके से होता है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये बहुत कम एरिया में ज़्यादा प्रकाश की किरणें पड़ रही है, इसका मतलब ये गर्म एरिया होगा और ये दिन होगा, तो दोपहर का टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? दोपहर का। सीधा प्रकाश लंबवत पड़ रहा है सूर्य का, ये तिरछा पड़ रहा है दोस्तों, ये तिरछा पड़ रहा है। तो देखना इतने एरिया में वही किरणें, जो किरणें यहाँ थी 1 2 3 4 वही किरणें यहाँ, तो ये एरिया लेकिन ज़्यादा किरणें, इसका मतलब क्या है? यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ठंडा मौसम होगा, ध्रुवों पर किरणें और ही तिरछी पड़ती हैं, कभी कभी नहीं भी पड़ती है, तो ये क्या होगा? ये मौसम में परिवर्तित होगा। यदि मैं आपको ये किसी चीज़ को यही समझा दूँ, अर्थ है, तो दोस्तों मान के चलो ये सन है, तो ये सन जब क्षैतिज, इसकी किरणें जब क्षैतिज पड़ती हैं, किसी स्थान पर क्षैतिज पड़ती हैं, तो दोस्तों क्षैतिज पड़ने वाली जो किरणें होती हैं, जैसे ही क्षैतिज पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब किसी स्थान में जैसे इंडिया पर किरणें पड़ी ही पड़ी, इस तरीके से क्षैतिज किरणें पड़ी, ये सन है, ये सन है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से ये सन है और ये तिरछी इस तरीके से पड़ रही है, ये सन की जो। तो मेरा कहने का मतलब शुरुआती आरंभ में जब ये किरणें पड़ती हैं तो हमें ये धुंधला दिखाई देता है और ये
उषा काल का समय होता है। मेरा कहने का मतलब सूर्योदय का समय होता है। यही किरणें जब धीरे धीरे उस स्थान के सामने आती हैं, ये परपेंडिकुलर सीधा पड़ती हैं, ऐसे लंबवत भारत के लंबवत पड़ती हैं, तब ये दोपहर होता है। और यही किरणें जब ऐसे इस तरीके से हो जाती हैं, मतलब फिर से क्षैतिज हो जाती हैं, लेकिन सूर्य आगे की ओर, सॉरी पृथ्वी आगे की ओर मूव कर जाती है इस तरीके से किरणें, सूर्य तो वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये क्षैतिज ही होगा, लेकिन ये सूर्यास्त का समय होगा क्योंकि सूर्य ढल चुका है इस समय, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मेरा कहने का मतलब यदि पृथ्वी इस तरीके से है और सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, ठीक है। अब ये किरणें सूर्य पड़ रही है तो ये सुबह का टाइम होगा, मॉर्निंग। अब यही घूमते घूमते पृथ्वी इस तरीके से मूव करते हुए सूर्य के सामने आ जाए तो ये दोपहर होगा। और यही स्थान मूव करते करते फिर कहाँ आ जाए तो सूर्य की किरणें लगभग तिरछी ही तो पड़ेंगी, क्षैतिज भी पड़ेंगी, लेकिन वो सूर्यास्त का समय होगा। और इसके ठीक पीछे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके ठीक पीछे होगा रात, आधी रात या डार्क पार्ट होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी की अच्छी गति है उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। मेरा कहने का मतलब पृथ्वी की अच्छी गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। पृथ्वी की अच्छी गति जब कम होगी दोस्तों, तो उसके घूर्णन करने की समय अवधि जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। वो किस वजह से हो रहा है, तो पहले तो मैं इसके साक्ष्य के बारे में आपसे बात करूं तो दोस्तों, हमारा जो इसी में टॉपिक है वो ये है कि पृथ्वी की जो अच्छी गति है उसमें ह्रास क्यों हो रहा है, उसमें ह्रास क्यों हो रहा है। तो पृथ्वी की अच्छी गति में कमी, ये अच्छी गति में कमी क्यों हो रही है दोस्तों। तो यदि हम इसके बारे में बात करें आपसे, तो ये पहला इसका कारण होगा, आपने पढ़ा होगा उल्का पात। उल्का पात मतलब उल्का पिंड। ये उल्का पिंड अर्थ पर गिर रहे हैं, या में जब अर्थ पर गिर रहे हैं दोस्तों, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अर्थ पर द्रव्यमान की क्या हो रही है, पृथ्वी पर या पृथ्वी की द्रव्यमान में वृद्धि। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो पृथ्वी के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है तो उसका वेग खुद पे खुद क्या हो जाता है, उसकी गति खुद पे खुद क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो पहला कारण है पृथ्वी की द्रव्यमान में वृद्धि, ठीक है। दूसरा कारण, उल्का पिंड दो प्रकार की गति करते हैं। मैंने कही थी उल्का पिंडों की, पहले ही पढ़ा चुका हूं, उल्का पिंडों की कोई एक निश्चित गति नहीं होती है। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में पश्चिम से पूर्व गति करते हैं, जैसे ग्रह गति करते हैं वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी गति करते हैं। लेकिन उल्का पिंड की गति का कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है गति करने की। ये दो तरीके से गति कर सकते हैं, एक तो पृथ्वी के सापेक्ष या अनुकूल गति। यदि ये पृथ्वी के अनुकूल गति करते हैं तब ये अच्छी गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छी गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन जब ये विपरीत गति करते हैं, मान लो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और यही उल्का पिंड पूर्व से पश्चिम घूम रहे हैं, मेरा कहने का मतलब पृथ्वी की गति के विपरीत, पृथ्वी की गति के विपरीत, तब तो ये अच्छी गति को क्या करेंगे दोस्तों, तब तो ये निश्चित रूप से अच्छी गति में कमी लाएंगे। जब अच्छी गति में कमी होगी तो वो हो जाएगा उल्का पात का कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा, तो अंतरिक्षीय, एक सेकंड, अंतरिक्षीय घर्षण। अभी अंतरिक्षीय घर्षण क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारी जो अर्थ है दोस्तों, इसका अपना वायुमंडल होता है, ठीक है। लगभग 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी की हवा मिलती है, वायुमंडल मिलता है पूरा, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है।
धूल भी होती है, अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो पार्टिकल्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पूरा वायुमंडल बनाए हुए हैं। जैसे ही हम वायुमंडल से ऊपर पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में डार्क मैटर होते हैं, अंतरिक्ष में अपने डार्क मैटर होते हैं। जब वो डार्क मैटर पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करते हैं, पृथ्वी रोटेट ये कर रही है और वो डार्क मैटर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित पार्टिकल से टकरा रहे हैं, तब घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से पृथ्वी की गति को क्या करेंगे, पृथ्वी की गति को कम करेंगे। तो एक यह भी कारण है कि पृथ्वी की जो गति है और घर्षण, मेरा कहने का मतलब पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल में जो कण हैं या धूल के कण हैं वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्या हुए, बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। वहीं जब अंतरिक्ष के डार्क मैटर, अंतरिक्ष के डार्क मैटर क्या करते हैं, ये आपस में धूल के कण और ये डार्क मैटर आपस में क्या उत्पन्न करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, घर्षण उत्पन्न। तो ये ऑब्वियस बात है दोस्तों, जब फ्रैक्शनल जनरेट होता है तो वेलोसिटी में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलती है। तो एक ये भी कारण है कि अंतरिक्ष घर्षण की वजह से भी पृथ्वी की जो गति है उसमें ह्रास देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है जो पृथ्वी की अच्छी गति को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कारण होने का मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो ग्लेशियर हैं, ये ध्रुवों पर क्या है, बहुत सारी बर्फ जमा है, या ग्लेशियर जैसे ग्रीनलैंड का ग्लेशियर, अन्य बहुत सारे साइबेरियन में ग्लेशियर है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये ग्लेशियर पिघलकर कहाँ जाएंगे, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों पर आ जाएंगे, विषुवत रेखा या इसके आसपास वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। विषुवत रेखा इसके आसपास में निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो दोस्तों अपकेंद्रीय बल कम देखने को मिलता है। तो जब ये पानी विषुवतीय क्षेत्र में आ जाएगा तो विषुवतीय क्षेत्र में पानी की मात्रा काफी हो जाएगी। मेरा कहने का निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में पानी की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाएगी। जब पानी अधिक होगा, दूसरा विषुवतीय क्षेत्र में दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, अब केंद्रीय बल क्या होगा, कम होगा, पानी क्या होगा ना, वाटर मैक्सिमम होगा। तब दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से ये पानी ऊपर की ओर जाएगा। जब पानी ऊपर की ओर जाएगा तो बड़े बड़े क्या बनेंगे, ज्वार भाटे बनेंगे। जब बड़ा ज्वार भाटा बनेगा और यही ज्वार भाटा मान लो ये इंडिया है, तो ये स्थलों के पूर्वी तटों से टकराते हैं, मतलब जो भी महाद्वीप होते हैं उन महाद्वीपों के पूर्वी भाग से टकराते हैं। पृथ्वी मूव कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, और पृथ्वी हमारी ऐसे मूव कर रही है, उनके पूर्वी भाग से कौन टकरा रहे हैं, ज्वार भाटे टकरा रहे हैं। तो दोस्तों ज्वार भाटा भी एक कारण होता है अच्छी गति को कम करने का। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण होती है, तो आपसे ग्लोबल वार्मिंग भी पूछ लेंगे। और दूसरा ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा भी एक कारण होता है दोस्तों अक्षीय गति को कम करने का। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वी की एक लास्ट जो होगा वो ये होगा कि पृथ्वी की समय अंतराल में समायोजन से मतलब जैसे पृथ्वी में क्रस्टमेंटल कोड है, तो यहाँ देखा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज होती है, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं या पास आती हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो मेटल है वो इधर से उधर भागता है, मतलब इधर अपना स्थान चेंज करता है। या वहीं मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात करूँ तो जैसे लैंडस्लाइड, इरोजन, वेदरिंग या अदर मोबाइल एजेंट से होने वाली एक्टिविटीज, मतलब गतिशील कारकों से होने वाली गतिविधियां पृथ्वी में क्या करती हैं, पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की गति इरेगुलर होती है, पृथ्वी की गति अनियमित होती है, जिसकी वजह से घूर्णन गति में भी बदलाव देखने को मिलता है। नेपाल में जो भूकंप आया था वो इसी का एक कारण था, पृथ्वी के अंतराल में समायोजन का एक कारण था। समायोजन कह सकते हो या दोस्तों कह सकते हो परिवर्तन कह सकते हो, ये बात दोनों एक ही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साक्ष्य की दोस्तों, तो इस सवाल का साक्ष्य किसने दिया, तो पृथ्वी की गति जो है वो कम हो रही है, इसके साक्ष्य कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं।
तो पहला साक्ष्य अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला साक्ष्य ये था लगभग साक्ष्य। अब इसके हम साक्ष्य के बारे में बता रहे हैं आपको कि ये साक्ष्य क्या है कि पृथ्वी की गति कम हो रही है। तो पहला साक्ष्य ये था कि ये माना जा रहा है कि लगभग 900 मिलियन ईयर, 900 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी की घूर्णन गति का एक राउंड था वो 18 घंटे में कंप्लीट होता था। ये रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया। पृथ्वी एक निश्चित गति को तय करने में 24 घंटे का समय ले रही है। वहीं पृथ्वी अगर केवल 18 घंटे में उसे घूम जाएगी, इसका मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले 18 घंटे था और वर्तमान में ये कितना हो गया है, वर्तमान में ये लगभग 24 घंटे हो गया है। 24 घंटे में उतनी ही दूरी तय कर पा रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पृथ्वी की गति में कमी देखने को मिलती है। वहीं मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा की गति भी धीरे धीरे कम हुई है। पहले चंद्रमा लगभग 25 दिन में अपना जो चक्कर था, घूर्णन गति थी, चंद्रमा अपना अक्षीय चक्कर को पृथ्वी के चारों ओर लगभग 25 दिन में घूमता था। मतलब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता था, चंद्रमा। आज वर्तमान में बात करें तो लगभग ऐसे 27 दिन लिखवाया था मैंने, लेकिन फैक्चुअल अगर बात करोगे रियल में तो 29.5 दिन लेता है। मेरा कहने का मतलब चंद्रमा पहले पृथ्वी के चारों ओर मात्र 25 दिन में एक चक्कर लगाता था। आज जो चक्कर लगाता है वो 29.5 दिन में लगाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से, देखो अभी मान के चलिए ये पृथ्वी है और चंद्रमा की दूरी इतनी है, तो ये इतने राउंड में चक्कर लगा देगा और ये और बढ़ जाए तो राउंड की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता चला जा रहा है। यही चीज बताई थी बिग बैंग में कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो यहाँ ये बिग बैंग थ्योरी भी स्पष्ट क्लियर हो रही है और वो स्पष्ट कर रही है कि चंद्रमा पृथ्वी से प्रतिवर्ष ये प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। इस वजह से इसकी जो गति है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। इससे बिग बैंग थ्योरी भी क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अब साक्ष्य के बाद दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्रभाव पे। इसका प्रभाव क्या होगा कि जो गति कम हो रही है, अच्छी गति, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अगर मैं इसके प्रभाव के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये माना जाता है, एक रिपोर्ट में ये बताया है कि पृथ्वी की जो अच्छी गति है वो पर ईयर 0.6 सेकंड कम हो रही है। जब ये कम हो रही है तो दोस्तों विश्व का जो टाइम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो हम 1 सेकंड, अब इसे हम पूरा कैसे करेंगे भाई, घड़ी जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, इसीलिए इसे पूरा करना भी आवश्यक होता है। तो ये जो 0.6 सेकंड पर ईयर का अंतर जो आता है, कमी जो आती है, इसे कंप्लीट किया जाता है 31 दिसंबर को। दोस्तों जब भी इसे पूरा किया जाएगा तो 31 दिसंबर की मिडनाइट, आधी रात को हम ये देखते हैं कि ये 1 सेकंड कब हुआ, कितने वर्ष में 1 सेकंड हो पा रहा है। तो जिस वर्ष में ये 1 सेकंड हो जाता है उस वर्ष के 31 दिसंबर को घड़ी की स्पीड को रोक दिया जाता है। और कितना रोका जाता है, 1 सेकंड, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं लीप सेकंड। क्या बोलते हैं, लीप सेकंड। यदि आपसे कोई पूछता है कि लीप सेकंड किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हमें अपनी घड़ी की गति को निश्चित करने के लिए, घड़ी के समय को निश्चित करने के लिए, जो पृथ्वी की अच्छी गति में कमी होने की वजह से परिवर्तन आ रहा है, उसे निश्चित करने के लिए जितने वर्ष में 1 सेकंड घड़ी को रोका जाता है उसी को हम लीप सेकंड बोलते हैं। तो सामान्यतः अगर मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो ये 30 जून 1972 को, 30 जून 1972 तक पृथ्वी का जो लीप सेकंड टाइम बढ़ाया गया था वो 10 सेकंड बढ़ाया गया था, मतलब 10 बार बढ़ा दिया गया था, 10 बार रोक दिया गया था। उसके बाद 1972 से दोस्तों अगर मैं 2005 तक बात करूं तो 23 बार और बढ़ा दिया था। तो यहां तक कितनी बार बढ़ा दिया,
33 बार घड़ी को एडजस्टमेंट कर दिया। मेरा कहने का मतलब 31 दिसंबर को घड़ी को 23 बार क्या कर दिया गया, एडजस्टमेंट कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 34वां जो हुआ था वो 2008 में जो घड़ी में रोक करके बदलाव किया था वो 34वां था। 2012 में यदि हम बात करें दोस्तों तो ये 35वां था। मेरा कहने का मतलब ये तो जब भी 0. मैंने निश्चित बताई थी 0.6 सेकंड पर ईयर घड़ी में क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे हम 1 सेकंड देखते हैं कब होगा ये 1 सेकंड। तो फिर नेक्स्ट जो हुआ था 2012 के बाद दोस्तों वो 2015 में ये 36वां हुआ था, 36वां। उसके बाद 2016 में दोस्तों ये हुआ था 37वां। तो अब तक कितनी बार हो चुका है, 37 बार ये एडजस्टमेंट हो चुका है। तो आपको जो पढ़ना है घूर्णन गति में ये सब बातें पढ़नी है और इसे हमने बाकायदा डिटेल में आपको पढ़ाया और यही हमारा आज का लेक्चर था। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में। आज हमारा केवल टॉपिक जो था वो रोटेशन था। तो रोटेशन में जितना भी हमको पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। फिर आपसे ये कहना है कि सिलेक्शन इंडिया के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट, विशेष इम्पोर्टेंट, मेरा कहने का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट फालतू का मटेरियल पढ़ता रहता है और वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमें प्रत्येक एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर जो हमें पर डे पढ़ने होते हैं और कुछ स्टडी मटेरियल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से इस सुविधा को ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।